माता कृष्णावंती। नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपनी जूम मीटिंग के द्वारा आपको सूचनाएं मिल रही हैं, कक्षाएं मिल रही हैं, लगातार कक्षाएं चल रही हैं बीए प्रथम वर्ष भूगोल विषय की, जिसमें आप सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित है। आप सभी विद्यार्थी कोरोना काल के जो दुर्दिन हैं उनके अंदर अपना जूम मीटिंग और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाभ उठाइए ज्यादा से ज्यादा और इनसे जुड़ करके रहिए। अपने घरों में रह करके आप अध्ययन कार्य वही सुचारू रूप से कर सकते हैं जैसा आप महाविद्यालय में आकर के करते रहे। आज का अपना विषय है सागरीय तरंग, सी वेव या ओशन वेव। तरंग है क्या? दरअसल में हमें पहले ये जानने की जरूरत है सागरीय तरंग होती क्या है। लहर में और तरंग में बहुत सी बातों में समानताएं हैं। सामान्यतः उसको लहर को तरंग कह सकते हैं या तरंग को लहर कह सकते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सी बार सुना भी होगा कि सागरीय लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं, तो वो सागरीय तरंगे भी। आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में जौहर देखे होंगे, जो पशुओं के स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, अपने जानवरों को, भैंसों को, गायों को पानी पिला करके लेके आते हैं, नहला करके लेके आते हैं हम लोग। गाँवों में अक्सर ये जोहड़, छप्पर, बोड़ ऐसा कुछ बोलते हैं, पोखर ऐसा कुछ बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जिस क्षेत्र की जैसी बोली है उसके आधार पर अपने इनका नाम रख देते हैं। अब ये जो उनमें भी आपने देखा होगा दोपहर के समय में, तो सुबह शाम को दोनों समय वहां पर अपने घरों से मवेशी जो जानवर हैं वो लेकर के जाते हैं पानी पिलाने के लिए, तो उसमें हलचल का इतना पता नहीं चलता। लेकिन दोपहर के समय में जब उसमें कोई मवेशी या जानवर नहीं होता है और जल बिल्कुल शांत अवस्था के अंदर होता है जोहड़ के अंदर, तो उस समय आपने देखा होगा कि सागर के जो जोहड़ का जल होता है उसमें कुछ लहरें या कुछ तरंगे बनती हैं। इस प्रकार की वो आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से पानी के ऊपर जल तरंगे चलती हैं, आपने देखा होगा इस तरह से, है ना। और इसी प्रकार से आपको मैंने कई बार बताया है कि ये जो रेत के टीले बनाए हैं मैंने, इन रेत के टीलों के ऊपर इस तरह की लहरें प्रकृति के द्वारा, कुदरत के द्वारा, ये वाली कुदरत के द्वारा खुदी हुई होती हैं। इस तरह से बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ा आकर्षक करने वाली, आकर्षित करने वाली होती हैं इस तरह की लहरें। मरुस्थल के रेत के जो टीले होते हैं उनके ऊपर, तो उन रेत के टीलों के ऊपर जो ये होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको उर्मिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्मिकाएं। और यही जब सागर के जल के ऊपर इस तरह की लहरें यूं चलती हैं, तरंगे चलती हैं, उनको जल तरंग बोलते हैं। तो आप जल तरंग के बारे में समझ गए होंगे, हवा के वेग से और से इनसे जो जल तरंगें बनती हैं। आपने देखा होगा कोई जानवर जैसे ही जोहड़ के ऊपर जाता है और वो एकदम से छलांग लगाता है पानी के अंदर, तो पानी का जल स्तर जो होता है, वो तरंग जो खूब ऐसे स्पीड से तट की ओर चलती है और तट की ओर जाकर के टकराती हैं बार बार। उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, वो हमने नदी द्वारा और महासागरीय जल द्वारा निर्मित कलाकृतियों में अध्ययन किया था, जिसमें मेहराब, हुक, लूप, गोखुर झील, छल्ला, इनके बारे में अपने दोनों में अध्ययन किया था। तो ये जो लहरें उठती हैं, मतलब सागर के अंदर जो जल है, उस जल का ऊपर उठना और नीचे बैठना इस तरह से यूं दोलन करते थे, इस तरह से जो मैंने आपको इसमें दिखाया। ये देखो, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको जल का शीर्ष, तरंग का शीर्ष भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग का शीर्ष भाग। और जो ये नीचे बैठा हुआ भाग है, इसको गरत बोलते हैं। तरंग का, लहर का, जल लहर का गरत बोलते हैं इस भाग को। ये आप देख रहे हैं, ये शीर्ष भाग, ये शीर्ष भाग, ये शीर्ष भाग और ये गरत, जल तरंग का गरत है। और जो गति से बढ़ रही है, जितनी इसकी स्पीड होती है, वो लहर का वेग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वेग, गति बोलते हैं उसको लहर की। और
इस लहर को यहाँ ऐसे होते हुए वापस यहाँ आती है, फिर वापस यहाँ आती है। इस तरह से जो आगे से आगे यूं लगता है जैसे पानी यूं चल रहा है ना? ऐसा प्रतीत होता है। तो उसको जो समय लगता है इस स्थान से, जैसे ये स्थान से यूं आया, यूं आया, यूं आया, इस तरह से जो समय लगता है इसको लहर की अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लहर की अवधि। ठीक है ना? लहर वेग दो आपस में ये चलती हैं, उनको लहर वेग बोलते हैं और उनको लहर की अवधि बोलते हैं। ये बहुत सी दूरी के ऊपर आधारित होती हैं और ये ध्यान रखना जिस जल स्तर पर होकर के लहरें अग्रसर होती हैं, जिस जल स्तर जो कितना जल स्तर है, किस प्रकार का है, कितनी गहराई है, उस जल स्तर से होकर के लहरें या तरंगें जो आगे की ओर बढ़ती हैं, अग्रसर होती हैं, उसे फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। जो जिस जल स्तर के ऊपर लहरें आगे की ओर बढ़ती हैं, अग्रसर होती हैं, गतिमान होती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? फेज कहते हैं, फेज। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अब सागरीय लहरों का जन्म कैसे होता है? किन कारणों से होता है? तो अब सबसे पहली बात यह है कि वायुमंडलीय पृथक्करण। जब वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, सर्कुलेशन जो होते हैं, हवाएं जो होती हैं, जो वायुमंडल के अंदर जिस प्रकार की हवाएं चल रही हैं, उनके आधार पर जल तरंगों का या जल लहरों का निर्माण होता है, जन्म। दूसरा, विभिन्न घनत्व वाली दो विपरीत स्वभाव वाली राशियां, जैसे वायु और जल, दोनों की, वायु की जो गति होती है वो और जल की जो गति होती है वो, उनके संचलन के द्वारा भी, तो विभिन्न घनत्व वाली विपरीत जो राशियां होती हैं, जैसे जल और वायु दोनों विपरीत राशियां हो गई, उनका उनके द्वारा भी जल तरंग का संचालन होता है। उसके अलावा महासागरों में विभिन्न घनत्व वाली जल राशियों के संचलन से भी होता है। विभिन्न घनत्व की अलग अलग जल राशियां होती हैं, इसके कारण भी जल तरंगों का और जल लहरों का संचलन होता है। सागर तट के पास में जो चट्टानें होती हैं, उनमें भूस्खलन हो या वो चट्टानें टूट करके जल के अंदर गिर जाएं, ठीक है ना? तो उसके द्वारा भी जल के अंदर जल तरंगे और जल लहरें बनने का कारक होता है। आपने देखा होगा जैसे जोहड़ के अंदर आप पत्थर डालना, तो एकदम से जहां पत्थर डलेगा वहां तो एकदम से धमाका होगा, जल ऊपर उठेगा, लेकिन वो लहर तक तक जाएगी, बाहर जो किनारे हैं उन किनारों तक जाएगी जिस ओर जाना चाहिए, ठीक है ना? और वो चारों ओर जाएगी उस पत्थर के, चाहे आप बीच में डाल दो, चाहे भले ही आप एक किनारे पे डाल देना। किनारे पे डालोगे तो इधर वाला जो नजदीक लगता है उसके बिल्कुल पास में जल्दी पहुंच जाएगी और आगे वाले देरी से पहुंचेगी। तो इस प्रकार से जो महासागरों के पास में जो तटीय भाग होते हैं, उनके भूस्खलन से, टूटने से, फूटने से या चट्टानों के टूटने फूटने से जो अंदर गिरती हैं महासागरों के अंदर, उससे भी जल तरंगों का निर्माण होता है। जल तरंगे आगे चलती हैं। फिर सागर तल के अंदर आपको मैंने बताया था जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, भ्रंश है, ग्रस्त बनते हैं, है ना? जो प्लेट विवर्तनी की गतिविधियां जो होती हैं, तो प्लेट विवर्तनी की बताया था ना आपको, विनाशी प्लेट होती है, रचनात्मक प्लेट होती है, ये किनारों वाली, और वो हमने करी थी और उनके लाभ क्या है। तो वो जो प्लेट टेक्टोनिक, तो प्लेट विवर्तनी की जो घटनाएं होती हैं, उनके द्वारा भी लहरें बनती हैं, तरंगे बनती हैं, उत्पन्न होती हैं, और उनके द्वारा भी जल तरंगे, जल लहरें, महासागरीय लहरें आगे की ओर बढ़ती। सागर तली के अंदर जो अंतर सागरीय का मतलब जो केंद्र में सागर के या बहुत गहरे स्थान पर सागर के भूकंप आते हैं, तो भूकंप से क्या होता है? कंपन होता है। सागर तली के अंदर जब भूकंप आएंगे तो भूकंप की तली के अंदर कंपन होगा, तली में कंपन होगा तो पूरे सागर के जल को बहुत बेहतर रूप से हिलाएगा, और वो रूप क्या होगा? वो लहर न मान करके उसको सुनामी मानो, ठीक है ना? प्रचंड सुनामी। तो उससे क्या है? सुनामी विकसित होती है। सागर तल के अंदर भूकंप का उद्भव हो, सागर तली के अंदर जो भूकंप आए, जैसे जापान का जो अपना प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, उस वो बिल्कुल भूकंप पेटी है एक हिसाब से। तो शेयरिंग ऑफ फायर मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी का क्षेत्र है और वहां भूकंप भी अत्यधिक आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं जैसे। तो उस क्षेत्र के अंदर जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र, उसमें सुनामी
बहुत भयंकर रूप से आती है, तटवर्ती, वो सुनामी का रूप ले लेती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो द्राकलीय वेव होती है, भूकंप वाला हमने किया है, 2 या 3 बार टॉपिक किए हैं, क्योंकि एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर भी भूकंप था और फिर अकेला भूकंप अर्थ जो है वो टॉपिक भी था। तो हमने कक्षाओं में करी हैं ये बातें, चर्चाएँ करी हैं, तो आप सब जानते हैं। तो जो द्राकलीय वेव जो होती हैं, एल वेव जो होती हैं भूकंप की, एल तरंग जो होती हैं भूकंप की, वो धरातल के ऊपर विनाशकारी होती हैं और उनके द्वारा बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, बड़े-बड़े मकान, बड़ी-बड़ी इमारतें जो बनी होती हैं, बड़ी मजबूत, वो टूट जाती हैं, खंडित हो जाती हैं। तो जब सागर तल के अंदर भूकंप आता है, तो वो जल को बहुत भयंकर रूप से हिलाता है और हिलाने से वहाँ जिसका जन्म होता है, सुनामी का जन्म होता है। वो सुनामी लहरें कहते हैं उनको, होती वो जल की लहरें ही है, ठीक है ना? उनको नाम क्या दे दिया? सुनामी। अब सागर तली के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उनके द्वारा भी जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो ज्वालामुखी के अंदर से राख, मलबा, छोटे-छोटे पत्थर, बड़े-बड़े गोलाश्रम, बड़े-बड़े जिनको बम्ब कहते हैं, लेपिडी कहते हैं, है ना? बड़े-बड़े गोलाश्रम कहते हैं, वो जब निकलते हैं अंदर से और उससे सागर के जल के अंदर बहुत भयंकर रूप से हलचल होती है, बड़ी मात्रा में हलचल होती है और वो लहर का या तरंग का रूप लेती है। तो सागर तल के अंदर जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उनके द्वारा भी जल तरंगों का और लहरों का उद्भवन होता है। इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य के द्वारा, जैसे युति और युति हमने करवाई थी ना ज्वार-भाटा के अंदर, बताई थी ना जी, जो आपको जिसके बारे में आपको बताया था कि अमावस्या को और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आते हैं, पूर्ण ज्वार आते हैं। तो ज्वार और भाटा के द्वारा भी, भाटा क्या होता है? पानी के जल स्तर का वापिस बैठना और जल स्तर का ऊंचा उठना, ज्वार कहलाता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा से वो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के द्वारा भी जो ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनके द्वारा भी महासागरीय लहरें, महासागरीय तरंगें ओशन वेव बनती है ना? तो ये भी एक मुख्य कारक है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल स्तर का ऊंचा उठना है और जो जल स्तर का आगे बढ़ना है, वो भी महासागरीय जल तरंग का निर्माण करते हैं, जन्म होता है। इसके अलावा वायुमंडल के अंदर जैसे तूफान आते हैं, वायुमंडलीय गतियों जो जैसे पहले सबसे पहले हमने वायुमंडलीय पृथ्वीकरण किया जिसमें हवाएं मुख्य रूप से लें, जो हवाएं किस मंद गति की चल रही है, तेज चल रही है, उसी हिसाब से जल तरंगों का निर्माण होता है। लेकिन जो वायुमंडल के अंदर तूफान जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना? तो ये जो तूफान होते हैं, इनको तूफानी तरंग बोलते हैं। क्योंकि भयंकर रूप से जो तूफान आते हैं, वो अपने साथ में जल को बहुत भयंकर गति देते हैं, बहुत प्रचंड गति देते हैं और वो प्रचंड गति तूफान का रूप ले लेती है, वो जल का तूफान बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जलयान जो चलते हैं, उनको जल के तूफानों का बड़ा सामना करना पड़ता है। तो जो हमारे यहाँ स्थल भाग के अंदर जैसे तूफान आते हैं, तो उसमें रेत, मिट्टी, कंकड़ पत्थर आते हैं और बहुत प्रचंड वायु का वेग होता है, इतना तीव्र कि इंसान अगर चलना चाहे वायु के उस वेग की सामने, तो अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उसके बिल्कुल पीछे से हवाएं लग रही हैं, तो हमारी गति बढ़ जाएगी और अगर हम सामने उसके चल रहे हैं और इधर से यूं हवा आ रही है, तो हमें वो रोक देगी, वो गति नहीं बन पाएगी। जैसे जेट स्ट्रीम है, उनका नामकरण इसीलिए पड़ा क्योंकि अणुबम गिराने के बाद में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अणुबम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, ये संजय अमेरिका के द्वारा जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी उस समय के बहुत विकसित जो शहर थे उनके ऊपर गिरवाए गए। तो वो जो अणुबम गिराने आए उस समय उनको समय कम लगा और जब वापिस गए वो उनको जल्दी जाना था, तो वायु के वेग ने उस विमान को भी धक्का दिया, तो समय ज्यादा लगा। तो उन्होंने फिर जब खोज करी तो उसका नाम ही जेट स्ट्रीम रख दिया, है ना? जेट का मतलब यान, वायुयान जो होता है वो, और स्ट्रीम का मतलब हवा, हवा वायुयान को रोकने वाली हवा। तो इस प्रकार से जो तूफान आते हैं चक्रवाती है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह सकते हो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह सकते हो। जैसे अभी अपने यहाँ भारत के अंदर वो एक है चक्रवात, है ना? जिससे तूफान आ रहे हैं, लगातार अलर्ट कर रहे हैं अपने को। तो इसी प्रकार से जो तूफान उठते हैं उनको तूफानी लहरें कहते हैं या तूफानी तरंगे कहते हैं, जो महासागरों के अंदर जल के अंदर उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारक वो है मानव जनित, मानव जनित साधनों के द्वारा या मानव जनित गतिविधियों के द्वारा भी जल तरंगे बनती हैं, महासागरीय तरंगे, महासागरीय लहरें उठती हैं।
और प्रचंड भी उठती हैं और कम भी उठती हैं। जैसे जलयान जो चलाते हैं, जब जलयान चलते हैं आपने देखा होगा जोहड़ के अंदर जब भैंसें अंदर तैरती हैं तो वो भी लहरें बनाती हैं। सागर जो जल जोहड़ का जो तट होता है उससे बार-बार टकराती रहती है, वो छोटा रूप है। महासागर बहुत बड़े क्षेत्र हैं, विशाल जलराशि है ना? तो इस कारण से उनके अंदर जो जलयान चलते हैं, जैसे जहाज हैं, जलयान हैं, पनडुब्बी हैं, है ना? इनके कारण जो बड़े व्यापारिक जहाज हैं, इनका जो संचालन होता है, इसके द्वारा भी जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा परमाणु परीक्षण किया जाता है। कुछ अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग, विस्फोटक जो होते हैं, उनका प्रयोग जो किया जाता है, वहाँ पर प्रक्षेपण करके देखा जाता है। उसके द्वारा भी महासागरीय जल के अंदर तरंगें उत्पन्न होती हैं और प्रचंड रूप से तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये जो मानव जनित जो है या मछली पकड़ने गया है, व्यापारिक जहाज चला रहा है या परमाणु विस्फोट कर रहा है या किसी बम का निरीक्षण कर रहा है, तो उसके द्वारा जो महासागरीय क्षेत्रों के अंदर जो गतिविधियां होती हैं, उनके द्वारा भी सागरीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो सागरीय तरंगें उत्पन्न होने का या सागरीय लहरों का जन्म होने का कौन-कौन से कारक हैं? नंबर 1 वायुमंडल का परिसंचरण जिसमें हवाएं और विभिन्न घनत्व वाली जो विपरीत स्वभाव वाली जो वायु और जल जो राशि का संतुलन होता है वो, इसके अलावा महासागरों में विभिन्न घनत्व वाली जल राशियों का संतुलन और सागर तट के पास में जो चट्टानें होती हैं उनका टूटना फूटना या भूस्खलन, ये जो गतिविधियां होती हैं वो सागर तली के अंदर विवर्तनिकी घटनाएं जो होती हैं, विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी जो घटनाएं होती हैं वो जैसे भ्रंश है, खाइयाँ हैं, प्रक्षेपण है, ये सारे के सारे, ठीक है? और सागर तली के अंदर जो भूकंपों का उद्भव होता है, उनके द्वारा भी जल तरंग और जल लहरों का उद्भव होता है। सागर तली के अंदर जो ज्वालामुखी फूटते हैं, महासागरीय ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं, उनके द्वारा भी सागरीय लहरें या सागरीय तरंगों का उत्पन्न होता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो भी सागरीय तरंगें हैं, सागरीय लहरें हैं और मानव जनित क्रियाओं के द्वारा जिसमें व्यापारिक जहाजों का संचालन है, वैसे संचालन है जहाजों का। ये मान लो जैसे बहुत से क्षेत्रों में तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर आपने देखा होगा जैसे बीच हैं, वहाँ पर पर्यटक जाते हैं, उनको भी घुमा करके लेके आते हैं जहाज के द्वारा या वाटर बोट के द्वारा, उनके द्वारा जो लेके आते हैं। तो इन या परमाणु विस्फोट है या किसी विस्फोट का परीक्षण निरीक्षण करना है या परीक्षण करना है, उनके द्वारा जो सागरीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनसे भी सागरीय जल तरंगें बनती हैं, सागरीय लहरें उठती हैं। अब सागरीय तरंगों की अगर प्रकार की बात करें तो बड़े-बड़े स्तर पे बता रहा हूँ मैं, तरंग उत्पन्न करने वाले बल के आधार पर। अब बल में क्या आएगा जैसे वायु है, भूस्खलन है, विवर्तनिकी जो प्लेट विवर्तनिकी गतियाँ हैं वो हैं, सुनामी जनिक भूकंप जो है वो हैं या तूफान जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं, उनके द्वारा जो है वो बल उत्पन्न करने वाली जो तरंग उत्पन्न करने के लिए जो बल के आधार पर हम वर्गीकरण करें तो ये हो सकता है, मानव जनित भी हो सकता है। इसके अलावा सागरीय जल की गहराई के आधार पर हो सकता है कि एक तो जल के गहरे जल के अंदर जो दोलन करती हैं, जो अंदर से विस्तारित होती हैं, वो तरंगे होती हैं और एक निचले सागर के अंदर जो कम गहरा सागर होता है, उसके ऊपर जो स्थानांतरित तरंगे होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसे जल करता रहता है और एक अंदर से जल के अंदर, गहरे जल के अंदर जो बड़े महासागर हैं, उनके अंदर एक संक्रमणीय तरंगे जो किसी कारक के द्वारा द्वारा दूसरी तरंगों को आगे से आगे बढ़ाती रहती हैं। भू आकृति महत्व के आधार पर रचनात्मक और विलासी कि कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो रचनात्मक होती हैं, जो सागर तट के पास में टकराती हैं और बार-बार कोई नई रचनाएँ करती रहती हैं। जैसे हमने सागरीय जल के द्वारा निर्मित कलाकृतियों का अध्ययन किया था और उसमें कुछ विनाशी होती हैं जो टूटती रहती हैं, चट्टानों को तोड़ती फूटती रहती है ना? तो इस प्रकार से कुछ द्वीप निकलते हैं, कुछ द्वीप डूबते हैं। वो भी जो सागर तल के अंदर जो सागर महासागरों के अंदर जो द्वीप होते हैं, चट्टानें होती हैं, टापू होते हैं, वो डूबते रहते हैं, वो बाहर निकलते रहते हैं। तो ये रचनात्मक और विनाशात्मक है। तरंगों के टूटने के आधार दरअसल में स्लीपिंग ब्रेकर, प्लेजिंग ब्रेकर, सर्जिंग ब्रेकर और कोलेपेसिंग ब्रेकर। ये दरअसल में क्या है अवरोध जो सागरीय तरंगों को या सागरीय लहरों को किसी एक स्थान से किसी चट्टानों से या किसी प्रकार से अवरोध मिलता है और वो वहाँ टूट जाती है या वहाँ वही चट्टानें लहरें वो आगे बहुत आगे नहीं बढ़ पाती है उनके द्वारा जो लहरों का जन्म होता है। वो आप इसकी अपने सविंदर सिंह की जो फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल की जो पुस्तक है उसके 310 नंबर पेज के ऊपर ये सारा वर्णन दिया हुआ है। 310 नंबर पेज से 311, 12
13 तक, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुकारकों के आधार पर जैसे स्वेल वायुजनित हैं, रोग, सुपर तरंग या मास्टर तरंग जिसे बोलते हैं, है ना? या सरफ तरंगे जो बोलते हैं, इस तरह से यूँ दोलन करके चलती है इस तरह, है ना? सर्प की भांति। तो इस प्रकार से ये तरंगों के प्रकार भी हो सकते हैं और महासागरीय तरंगे हैं। महासागरीय तरंगों आपके प्रश्न आएगा कि महासागरीय तरंगों का जनक क्या है? या महासागरीय तरंगों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? या महासागरीय तरंगों को उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं? इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या यूँ पूछा जा सकता है कि महासागरीय तरंग क्या है? सुनामी क्या है? ठीक है ना? तो जैसे भूकंपों के द्वारा जो जल तरंगें उत्पन्न होती हैं, जल लहरें उत्पन्न होती हैं, उनको सुनामी कहते हैं, है ना? इसी प्रकार से तूफानी तरंगें क्या हैं? तो जो चक्रवातीय है, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनके द्वारा जो चक्रवातीय तूफान जो उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा जो जल तरंगे, जल लहरें जो बढ़ती हैं, तो तूफानी तरंगे बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो इस प्रकार से ये महासागरीय तरंगे हैं, महासागरीय लहरें हैं, जिनके बारे में हम सामान्य बातें करी। महासागरीय तरंग का शीर्ष क्या होता है? जो ऊपर उठा हुआ यूँ भाग होता है, वो महासागरीय शीर्ष है। गर्त क्या है? जो लहर का नीचे का भाग होता है, बीच में दोलन करती हुई जो लहरें चलती हैं, उनको गर्त कहते हैं, है ना? लहर वेग वेग क्या है? जो महासागरीय तरंगों के जो 2 स्थित उठे हुए स्थानों के बीच में जो समय लगता है या गति जो होती है, उसको लहर वेग कहते हैं और जो समय लगता है उसको लहर का अवधि बोलते हैं। है ना? दोनों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना, आगे से यूँ चलने को लहर वेग बोलते हैं। गति करने को लहर वेग में शामिल करते हैं और उसके बीच में जो समय लगता है उसको अवधि बोलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये है महासागरीय तरंग और अब नेक्स्ट टॉपिक अगला करेंगे महासागरीय धाराएँ, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अपनी नेक्स्ट अगली कक्षा में करेंगे। आप सभी बच्चे कक्षाएँ लगा रहे हैं, सुखविंदर लगातार अभी तक कोई भी कक्षा ऐसी नहीं है जिसमें मिस किया हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आप सभी अच्छे बच्चे हो और पढ़ने वाले हो। आप निरंतर इस अध्ययन कार्य से जुड़े रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर के रखिए, तनाव से घर से नहीं निकलना है। हमें इस महामारी को पूर्ण रूप से समाप्त करना है और उसमें बहुत बड़ा योगदान देना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उनकी पालना करते हुए हमें इस क्षेत्र के अंदर, इस कार्य के अंदर महत्वपूर्ण अपने राष्ट्र के विकास में और राज्य के विकास में योगदान देना है। आप लोग घरों में रहोगे, सुरक्षित रहोगे। आपके अभी जिंदा रहना ज़रूरी है हमें। कोई अगर इमरजेंसी काम नहीं है तो हम मर नहीं जाएँगे।